हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम अपना पेपर एनवायरमेंटल साइंस का जो हमारा सेकंड यूनिट है उसका सेकंड पार्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जैव विविधता और उसका संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। इस टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो हिंदी में ही रहेगी, लेकिन मैं इंग्लिश मीडियम वालों को भी बता दूंगी कि आप लोगों को इम्पोर्टेंट कहाँ पे मार्क करना है, तो वहां से आप मार्क करके पढ़ सकते हो। और एक्सप्लेन हिंदी में करूंगी तो, और बीच बीच में इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करती रहूंगी, तो दोनों ही मीडियम को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हिंदी में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स की जो डिमांड है वो बोलते हैं कि मैम हिंदी में बनाइए। तो आप लोग जो है इंग्लिश मीडियम वाले, आपका जो स्टडी मटेरियल है उस पे आप मार्क करते रहिए, जहां जहां पे मैं ग्रीन आउटलाइन करूंगी। और फिर उसके बाद जो है एक्सप्लेन मैं दोनों ही मीडियम से करने की कोशिश करूंगी। और फर्स्ट यूनिट पे जो है पहले से ही हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियो है, तो आप दोनों ही मीडियम के अलग अलग वीडियो देख सकते हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हम पढ़ेंगे जैव विविधता के हानि के क्या कारण हैं। ठीक है, क्यों हो रही है बायोडाइवर्सिटी का जो ह्रास हो रहा है, उसके क्या कारण हैं और उसका जो है पूरी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है जो बायोडाइवर्सिटी है उसका कंजर्वेशन, जैव विविधता की संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, और उसको करने के लिए, संरक्षण करने के लिए हमें कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम जानेंगे प्रजातियों के पूर्व स्थानी इन सिटू कंजर्वेशन के बारे में, कि क्या आवश्यकता है और संरक्षण की इस प्रक्रिया में कौन कौन से हमने तंत्र जो है शामिल किए हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले इन सिटू और एक्स सिटू संरक्षण की जो जैव विविधता की जो विधियां हैं उनको हम जान लेते हैं। इन सिटू और एक्स सिटू क्या है? कंजर्वेशन के मेथड्स हैं। ठीक है, इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन, ये क्या है? बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित करने के उपाय आप बोल सकते हो, उसको मेथड्स आप बोल सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं इनके बारे में, ये क्या है और ये कैसे किए जाते हैं, इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। इन सिटू संरक्षण, इन सिटू जो कंजर्वेशन है वो क्या है? यह सभी जीवित प्रजातियों, विशेषकर जंगली और लुप्त प्राय प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास और पर्यावरण में संरक्षित करने की विधि है। तो इन सिटू कंजर्वेशन क्या है? इसमें जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी स्पीसीज हैं, जिसमें विशेषकर जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, और जो विलुप्त होने की जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, उनको उनका प्राकृतिक आवास में उनको वैसा पर्यावरण प्रोवाइड करना जिससे कि उनकी प्रजातियों में और ज्यादा प्रजनन हो, यानी कि और ज्यादा उसमें वो जो है उसी तरीके की प्रजातियां जो है पैदा हो, प्रजनन हो, उनके लिए वैसा ही एनवायरनमेंट बनाना जो कि उनका नेचुरल एनवायरनमेंट होता था, नेचुरल आवास होता था। ठीक है, इसको हम इन सिटू संरक्षण बोलते हैं। जैव विविधता के इन सिटू संरक्षण में बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य आदि शामिल हैं। इसके लिए हम क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान बनाते हैं, नेशनल पार्क, और इन सब के नाम आप लोगों ने सुने होंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य आप लोगों ने सुने होंगे। हाँ, तो ये सब चीजें क्या हम बनाते हैं इस, ताकि उनमें जो विलुप्त होने वाली प्रजातियां हैं उनका वैसा ही नेचुरल नेचुरल आवास, हैबिटेट उनको वहां पे मिल सके जैसा पहले कभी हुआ करता था। अभी क्या हो गया है? पिछले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि किस प्रकार से ये प्राकृतिक आवास जो है नष्ट होता जा रहा है, किस वजह से? मनुष्य की गतिविधियां बढ़ने से। तो वैसा ही हम उनको आवास प्रोवाइड करवाते हैं, किसके तहत? इन सिटू संरक्षण के तहत। पर्यावास को प्रकृति में मौजूद अन्य सभी प्रजातियों के साथ संरक्षित किया जाता है। क्या होता है इसमें? जो पर्यावास है, जो उनका हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट, उसको सभी प्रजातियों के लिए संरक्षित किया जाता है। नेटवर्क में शामिल विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र के साथ राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों में संरक्षित क्षेत्रों के रूप में जंगलीपन को अलग करके सभी स्तरों पर जैव विविधता को सर्वोत्तम तरीके से संरक्षित किया जा सकता है। यानी कि उनको
पिंजरे में नहीं रखा जाता, उनको खुले में रखा जाता है, लेकिन उनको सारी की सारी खाना पीना वो सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाती है, उन पे ध्यान रखा जाता है कि कहीं वो भूखे से ना मर जाए, कहीं वो पानी की कमी से ना मर जाए, कहीं वो दवाइयों की, कहीं वो बीमारी से ना मर जाए। तो उनको निगरानी में रखा जाता है, पूरा जो ऑब्जर्वेशन की जाती है उन प्रजातियों की, ठीक है। और उनको ऑब्जर्व करके जो भी उनको प्रॉब्लम्स दिखती है, उनको वो सारी चीजें, वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती है, ताकि उनको वो सारी चीजें जो है उनके जीवन के लिए जो जरूरी होती है वो मिल सके, ठीक है। भारत में 589 पीए मतलब कि संरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें 89 राष्ट्रीय उद्यान है, 500 वन्य जीव अभ्यारण्य है, और अंडमान निकोबार में 100 से अधिक पीए बनाए गए हैं। यानी कि जो संरक्षित क्षेत्र हैं, सबसे ज्यादा कहाँ है, अंडमान और निकोबार में, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा जंगल है। विशेष द्वीप पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के लिए बनाए गए हैं ये सारी चीजें। और महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य कहाँ है, हिमालय में। हिमालय में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकी तंत्र बनाया गया है, जिसमें कि किसको रखा गया है, हिम तेंदुओं को। हिम तेंदुओं को वहां पर रखा गया है, यानी कि हिम तेंदुए जैसे ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से जिस तरीके के वातावरण में रहते थे, वहां पर उसी तरीके का एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। हंगुल या कश्मीरी बारहसिंगा के लिए दाची गांव अभ्यारण्य बनाया गया है। हाथी, गवार, जंगली सुअर और दलदली हिरन जैसे जानवरों और बत्तख, गीज, पेलिकन और सारस जैसे पक्षियों के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। गोल्डन लंगूर, पिंगमी हांग और जंगली सुअर के लिए मानस अभ्यारण्य इन सिटू संरक्षण के तहत उल्लेखनीय उदाहरणों में से कुछ एक है। जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग जानवरों को बचाने के लिए अलग अलग राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं, जिसके एग्जाम्पल अभी हमने यहाँ पर पढ़े। पूर्व स्थानीय संरक्षण एक्स सिटू जो कंजर्वेशन है वो क्या होता है। एक्स सिटू कंजर्वेशन में प्राकृतिक आवास के बाहर प्रजातियों को सावधानी पूर्वक नियंत्रित स्थिति में संरक्षित करना, जैसे पौधों के लिए वनस्पति उद्यान या जानवरों के लिए प्राणी उद्यान, कृत्रिम रूप से प्रतिबंधित स्थिति के तहत प्रजातियों को गुणा करने के लिए विशेषता मौजूद है। यानी कि ये एक्स सिटू जो कंजर्वेशन होते हैं, कंजर्वेशन है, उसमें क्या होते हैं, उसमें प्राकृतिक आवास नहीं बनाए जाते। जैसे कि तेंदुआ और उनके लिए जो इन सिटू बनाए गए थे ना, ये क्या है, वहां पर जंगल था, पहले से ही मौजूद था, और वहां पर उन प्रजातियों को छोड़ दिया गया, संरक्षित कर दिया गया, ठीक है। और वो उनको अपने आप के लिए अपने हिसाब से जो जैसे जीते हैं उनको वैसे छोड़ दिया गया। लेकिन एक्स सिटू जो कंजर्वेशन होता है, उसमें क्या होता है, कृत्रिम रूप से उनके लिए वो सारी चीजें जो है, फैसिलिटीज जो है उपलब्ध करवाई जाती हैं उनके लिए, ठीक है। वनस्पतिक उद्यान बनाए जाते हैं, यानी कि खुद से वैसे तरीके के पेड़ पौधे लगा करके वैसा टाइप का जो है एनवायरमेंट क्रिएट किया जाता है, ठीक है। इन सिटू में क्या होता है, ऑलरेडी अगर वैसे टाइप का पहले से ही एनवायरमेंट जहां पर जिस जगह पे मिलता है उनको वहां पे छोड़ दिया जाता है ला करके, ठीक है। एक्स सिटू में क्या होता है, वैसा टाइप का पर्यावरण क्रिएट किया जाता है, वैसे प्रकार का हैबिटेट, उनका आवास बनाया जाता है। जर्म प्लाज्म को भविष्य की जरूरतों के लिए जीन बैंक में संरक्षित किया जाता है। और इसका क्या एग्जांपल है, जैसे जो विलुप्त होने वाली प्रजातियां हैं, उनके जो जीन्स है उनको स्टोर करके रख लिया जाता है, ठीक है। उनके जीन्स को स्टोर करके रख लिया जाता है, ये भी एक पूर्व स्थानीय संरक्षण का एग्जाम्पल है, ठीक है। उनके जीन्स वगैरह, ताकि आगे चल करके उनका प्रजनन करवाया जा सके। अतः प्रजनन से बचने के लिए इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कमजोर संतान विकसित न हो, और उनके लिए जो है प्रजनन के लिए भी उनके जो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं, जैसे जो मनुष्य में जो होती है ना प्रोसेस, उसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जैसे कि आज के टाइम में आईवीएफ होता है ह्यूमन बींग्स में भी, जो विमेन्स जो है प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, तो उसको कृत्रिम रूप से जो है प्रेग्नेंट किया जाता है, ठीक है, नेचुरल तरीके से ना करके मेडिकली उससे तैयारी। तो उसी प्रकार से जो प्रजातियां विलुप्त होने वाली हैं, उनके स्पर्म को जो है
फ्रोज करके रख लिया जाता है। ठीक है, फिर बाद में जो है अच्छे, एक तो इससे क्या फायदा होता है, जो आने वाली जो आईवीएफ जो प्रोसेस होती है ह्यूमन बींग्स में भी, उसमें भी बहुत सारी जो जेनेटिक्स बीमारियां उससे नहीं होती हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से जीव जंतुओं की प्रजातियों को भी बचाने के लिए ये प्रोसेस का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो एक जो है पूर्व स्थानीय संरक्षण का आईवीएफ जो है एक एग्जाम्पल है। ठीक है, चिड़ियाघरों में प्रजनन कार्यक्रम जानवरों की जरूरतें प्रदान करते हैं, जिसमें उनके जंगली आवास का अनुकरण करने वाले बाड़े भी शामिल होते हैं। यानी कि चिड़ियाघरों में भी उनको ऐसा माहौल जो है, उनके ऐसे घर, उनको हैबिटेट ऐसा दिया जाता है जिससे कि उनका प्रजनन जो है, प्रक्रिया जो है वो आसानी से हो सके। ठीक है, आधुनिक चिड़ियाघर का कार्य संरक्षण के रूप में लुप्त प्राय प्रजातियों का प्रजनन करना है। इसके सफल उदाहरण है मद्रास मगरमच्छ ट्रस्ट बैंक ने 3 मगरमच्छों का सफलतापूर्वक प्रजनन कराया। यहाँ मगरमच्छ जंगल में एक साल के बजाय 2 बार अंडे देते हैं। ठीक है, एक है गुचाली चिड़ियाघर में पिग्मी हांग का प्रजनन करवाया। अब प्रजनन नहीं होगा, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। तो उनके विलुप्त ना होने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। दिल्ली चिड़ियाघर में दुर्लभ मणिपुर ब्रो एंड एंटलर्ड हिरण का प्रजनन कराया। ये सफलतापूर्वक ऐसे इन एक्स सिटू के एग्जाम्पल हैं। सफल प्रजनन कार्यक्रम का उद्देश्य है अवैध शिकार की गड़बड़ी और मानव निर्मित प्रभावों जैसी समस्याओं को दूर करने के साथ साथ प्रजातियों को जंगली आवास में पुनः स्थापित करना भी है। ठीक है, इसका और जो रीजन क्या है, ताकि उनको वहां पे जो है प्रजनन करवा के फिर उनको जंगल में छोड़ दिया जाए। ठीक है, फिर वो नेचुरली ही जो प्रोसेस होती है उनकी, उसको फॉलो करें। और क्या है इसका, हम कैसे करते हैं, किसानों का संरक्षण और पशुधन की नस्लें। 50 साल पहले भारत में चावल की लगभग 30,000 किस्में उगाई जाती थी। अब इनमें से कुछ ही खेती की जाती है। विकसित की जा रही है नई किस्में, यानी कि पहले जो है इंडिया में 30,000 से भी ज्यादा भारत में चावल की फसलें किस्में उगाई जाती थी, लेकिन अब क्या है, बहुत ही कम जो पहले उगाई जाती थी किस्में चावल की, उनमें से बहुत कम की अब खेती होती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि नई किस्में जो है उपजाऊ हो, नई किस्मों का जो है विकास हो चुका है। विकसित की जा रही नई किस्में इन मूल प्रकारों के जर्म प्लाज्म का उपयोग करती हैं। लेकिन अगर ये सभी पारंपरिक प्रकार लुप्त हो गए तो भविष्य के लिए नई रोग प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करना मुश्किल हो जाएगा। जीन बैंकों की किस्मों का उपयोग महंगा और जोखिम भरा है। किसानों को पारंपरिक प्रजातियां उगाने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। आनुवांशिक परिवर्तनशीलता के लिए पारंपरिक नस्लों किस्मों को प्रोत्साहित करना होगा। इसके विपरीत कम समय में नकद रिटर्न में रुचि रखने वाले पुरुष स्वदेशी किस्मों को उगाने के लाभों की सराहना नहीं करेंगे। यानी कि क्या हो रहा है, अब जो पारंपरिक जो किस्में उगाई जाती थी उसकी जगह पे हाइब्रिड वैरायटी के जो है फसलें उगाई जाती हैं। उससे क्या हो रहा है, ये हाइब्रिड जो गेहूं चीजें और ये जो होती है वो महंगे भी होते हैं और उनमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है हालांकि वो ज्यादा होती है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिड चीजों को ही उगाए जाएंगे तो जो पारंपरिक थी ना, वो तो विलुप्त हो जाएंगी, क्योंकि उनको उगाया नहीं जाएगा। तो जो बीज नई अगर फसलें उगेगी नहीं तो जो पुराने बीज उनको कब तक संभाल के रखेंगे। अब नई फसल उगती है, फिर उसी का तो बीज आगे के लिए संभाल के रखा जाता है। अगर नई हाइब्रिड वैरायटी की फसलें उगाती रहेंगी तो फिर तो वो जो पारंपरिक उगती हुई आ रही थी उनके तो सीड्स ही खत्म हो जाएंगे, वो उगेंगे ही नहीं। तो ये एक समस्या है, तो इसका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं जैव विविधता अधिनियम 2002 संरक्षण, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ना कि इनको संरक्षित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो हम एक जो है जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया है 2002 में। जैव विविधता किसी देश की राष्ट्रीय संपत्ति होती है। ऑब्वियसली ये तो हमें पता ही है, जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं। वो बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है, रिसोर्सेज, है ना। इसीलिए जैव विविधता का संरक्षण बहुत महत्व रखता है। जैव विविधता को कानूनी ढांचे में लाने का पहला प्रयास जैव विविधता विधेयक 2000 द्वारा किया गया था, जिसे 2 दिसंबर 2002 को लोकसभा द्वारा
और दिसंबर 2002 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य था? इस अधिनियम का पहला उद्देश्य था जैव विविधता का संरक्षण करना, जैव विविधता के घटकों का सतत उपयोग करना, जैविक के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत बंटवारा करना। जैव विविधता के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत बंटवारा करना, ये तीसरा उसका उद्देश्य था। किसका? जो हमने जैव विविधता अधिनियम पारित किया। अधिनियम क्रियान्वयन नियम 2004 को विनियमित करने के लिए जैव विविधता अधिनियम 2002 द्वारा एक राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई। यानी कि 2004 में इसी अधिनियम के द्वारा एक राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण बनाया गया, यानी कि एक नेशनल बायोडाइवर्सिटी इंस्टीट्यूट भी इस्टेब्लिश किया गया 2002 में। 2004 में इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, और जो है इसका क्या काम था? इसका काम था राष्ट्रीय स्तर पर डेटाबेस के माध्यम से जैविक संसाधनों और पारंपरिक प्रथाओं के आधिकारिक रूप से प्रायोजित दस्तावेजीकरण को बढ़ावा देना। ये जो बनाया गया ना, जो हम ये एक जो नेशनल जैव विविधता प्राधिकरण जो हमने बनाया, इसका क्या काम था कि जितनी भी जो डाटा है उसको संभाल के रखे। ठीक है, स्थानीय स्तर पर लोगों की विविधता रजिस्ट्रों और राष्ट्रीय स्तर पर डेटाबेस के माध्यम से जैविक संसाधनों और पारंपरिक प्रथाओं के आधिकारिक रूप से प्रायोजित दस्तावेजीकरण को बढ़ावा देना इसका काम था। और यह आगे जांच करता है कि संरक्षण के सिद्धांतों को किस हद तक साकार किया गया है, और ये भी कि जो संरक्षण के लिए, जो कंजर्वेशन के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे उनको कितना फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है। अच्छा, अभी इस अधिनियम के क्या क्या प्रावधान थे, फीचर्स क्या क्या थे, इसमें कौन कौन सी बातें बोली गई थी? तो इसमें बोला गया था भारत सरकार की विशिष्ट मंजूरी के बिना भारतीय आनुवंशिक सामग्री को देश के बाहर स्थानांतरित करने पर प्रतिबंध किया गया। यानी कि बिना किसी भारत की सरकार से मंजूरी लिए, परमिशन लिए, जो भारत की जो कुछ ऐसी विलुप्त होने वाली प्रजातियां हैं उनकी सामग्री को बाहर नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि बड़ी बड़ी जो बाहर के जो बड़ी बड़े देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो इन पे अनुसंधान करना चाहते हैं, तो उसको बाहर नहीं भेजा जाएगा बिना परमिशन के। भारत सरकार की अनुमति के बिना जैव विविधता या संबंधित ज्ञान पर पेटेंट जैसे आईपीआर का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति पर प्रतिबंध। यानी कि जो पेटेंट जो देगा वो सरकार के द्वारा ही दिया जाएगा। स्थानीय समुदायों को ऐसे प्रतिबंधों से छूट देते हुए भारतीय नागरिकों द्वारा जैव विविधता के संरक्षण और उपयोग का विनियमन, ये भी एक उसका जो है उस अधिनियम में बोला गया। प्रौद्योगिक हस्तांतरण, मौद्रिक रिटर्न, संयुक्त अनुसंधान और विकास, संयुक्त आईपीआर स्वामित्व आदि सहित जैव विविधता के उपयोग से होने वाले लाभों को साझा करने के उपाय करना। परियोजनाओं के आवास और प्रजातीय संरक्षण, विभिन्न विभागों और क्षेत्रों की योजनाओं और नीतियों में जैव विविधता के एकीकरण सहित जैव संसाधनों के स्थानीय उपयोग को संरक्षित करने का उपाय। ये इसके अधिनियम के प्रावधान हैं जो आप लोगों को ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। और ये इंग्लिश मीडियम वालों के में भी एज के जो के तो दिए होंगे, आप वहां से उसको लर्न कर सकते हो। समझाने वाली इतनी ज्यादा कोई बात नहीं है, रट्टा मार लेना। रट्टा इन द सेंस की बहुत इजी है समझने की, तुम्हें ज्यादा जरूरत नहीं है। स्थानीय समुदायों को अपने संसाधनों के उपयोग में हिस्सेदारी का प्रावधान और ज्ञान और इसके शुल्क लेना। स्थानीय, स्वदेशी और पारंपरिक कानूनों का संरक्षण, जैसे उनका पंजीकरण का ज्ञान करना। आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों के उपयोग का विनियम करना। राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय जैव विविधता निधि की स्थापना करना, संरक्षण करना और लाभ को साझा करने का समर्थन करना। राष्ट्रीय ग्राम स्तर पर जैव विविधता प्रावधान समितियां बनाना, राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड बनाना और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना करना। ये उसके प्रावधान थे, किसके? जो एक्ट पास किया था, जो अधिनियम पास किया था। ठीक है, अब प्राधिकरण के कार्य क्या हैं? जो प्राधिकरण बनाया था उसके कार्य हम देखते हैं कि उसके कार्य क्या हैं।
जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित किसी भी मामले पर केंद्र सरकार को सलाह देना। बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन से रिलेटेड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको एडवाइस देना। इसके घटकों का सतत उपयोग और जैविक संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा करना। इससे जैव संसाधन जो भी है, रिसोर्सेज हैं, जो जैविक रिसोर्सेज है, उनसे जो भी ज्ञान प्राप्त होता है, जो भी लाभ होता है, वो उसको सही तरीके से उनका बंटवारा करना है। यानी कि अगर राज्यों में है तो राज्यों में देना, या और केंद्र सरकार को उसके बारे में सलाह देना। दूसरा इसका क्या कार्य था इस प्राधिकरण का? राज्य जैव विविधता की गतिविधियों का समन्वय करना। ठीक है, ये दूसरा इसका कार्य था। तीसरा कार्य क्या था? राज्य की जैव विविधता को तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना। ठीक है, जो राज्य का जो जैव विविधता बोर्ड है उसको नई नई टेक्नोलॉजी देना, नई नई उसको तरीके बताना कि कैसे जैव विविधता को संरक्षित किया जा सकता है। पर प्रायोजक जांच और अनुसंधान करना, जो नई नई है और भी उसमें जैव विविधता से संबंधित नई नई जांच करना, रिसर्च करना। ठीक है, ये भी इस प्राधिकरण का काम था। प्राधिकरण को अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक विशिष्ट अवधि के लिए सलाहकारों को नियुक्त किया गया, और इनकी अवधि कितनी थी? 3 वर्ष से। यानी कि जो प्राधिकरण है, जो इंस्टीट्यूट बनाया गया था नेशनल बायोडाइवर्सिटी इंस्टीट्यूट, इसमें जो एडवाइजर्स थे उनको 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता था। ठीक है, जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्याय संगत बंटवारे से संबंधित तकनीकी और सांख्यिकीय डाटा, मैनुअल, कोड या गाइड एकत्रित करना, संकलित करना और प्रकाशित करना। यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी से के कंजर्वेशन से रिलेटेड जितना भी डाटा है, जो कुछ भी है, उसको इकट्ठा करना है ना, उसको इकट्ठा करके रखना, उससे और उसको प्रकाशित करना। प्रकाशित क्यों करते हैं? ताकि पता चले कि हमारे पास इतना डाटा है, ये चीजें हम कर रहे हैं, ये प्रजातियां जो है विलुप्त होने वाली है। तो ये सारा काम किसका है? ये जो राष्ट्रीय जैव विविधता संरक्षक जो प्राधिकरण है उसका काम है। ठीक है, जैव विविधता जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे से संबंधित तकनीकी और सांख्यिकीय डाटा, मैनुअल, कोड और या गाइड एकत्रित, संकलित और प्रकाशित करना, उसको पब्लिश करना, उसको इकट्ठा करना डाटा को। ठीक है, जन संचार माध्यमों के माध्यम से जैव विविधता के संरक्षण, घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित एवं न्याय संगत बंटवारे के संबंध में एक व्यापक कार्यक्रम आयोजित करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने ये इंग्लिश वाली पीडीएफ भी खोल ली है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं मुझे भी हिंदी में समझ में नहीं आते हैं एक्चुअली। तो इसमें भी बहुत सारी, यही मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही जो है आप लोगों को बता देती हूँ, समझा देती हूँ। हिंदी में मैंने बहुत सारे पॉइंट्स भी एक्सप्लेन कर दिए। हिंदी में इंग्लिश में क्या है? पहला काम क्या है? एडवाइस करना। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एडवाइस द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एनी मैटर कंसर्निंग कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी से के कंजर्वेशन से संबंधित कोई भी मुद्दा है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना। सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स एंड फेयर एज वेल एज इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड नॉलेज, उसका ठीक प्रकार से जो है इस्तेमाल करना, जो भी रिसोर्सेज बायोडाइवर्सिटी से के कंजर्वेशन से जो मिल देंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ स्टेट बायोडाइवर्सिटी, जो राज्यों की जो बायोडाइवर्सिटी एक्टिविटीज है उनके साथ कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, प्रोवाइड द टेक्निकल असिस्टेंस एंड गाइडेंस टू द स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स, जो हमने अभी पढ़े थे ना कि जो एक्ट था उसके तहत
एक तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बनाया था और एक स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स भी बनाए गए थे अलग अलग राज्यों में फॉर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का। ठीक है, उसके अब उसका तीसरा काम क्या है, टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करवाना इन स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स को। फिर स्पॉन्सर करना इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च को, नए नए अनुसंधान नई नई रिसर्च को जो है स्पॉन्सर करना, उसको पैसे देना ताकि रिसर्च हो सके, कि रिसर्च करने में पैसे खर्च होते हैं। engage consultations for a specific period and not exceeding 3 years for the providing technical assistance to the authority in effective discharges of its functions। जो अभी हमने देखा था ना कि एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करने के लिए 3 साल तक एक्सीड नहीं होना चाहिए, उनको टेक्निकल असिस्टेंस देना, उनको अपॉइंट करना। कलेक्ट compile and publish technical and statistical data, manuals, codes or guides relating to conservation of biodiversity, sustainable use of its components, and fair as well as equitable sharing of benefits arising out of the use of biological resources and knowledge। मतलब कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो है डाटा वगैरह इकट्ठा करना, उसको मैनेज करना कि कौन कौन सी चीजें जो है बायोडाइवर्सिटी के अंदर आ रही हैं, कौन कौन सी स्पीसीज को हमें हमारे पास इतनी सारी स्पीसीज हैं जो एंडेंजर्ड है, उस डाटा को रखना अपने पास, पहले कलेक्ट करना, फिर उसको पब्लिश वगैरह करना। ठीक है, ऑर्गेनाइज थ्रू मास मीडिया अ कंप्रीहेंसिव प्रोग्राम रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, sustainable use of components, and fair and equitable sharing of benefits arising out of the use of biological resources and knowledge। ये पॉइंट्स आप लोग ऐसे के ऐसे याद कर सकते हो। प्लान एंड ऑर्गेनाइज plan and organize training of personal engagement or likely to be engaged programs for conservation of biodiversity and sustainable use of its components। उसके लिए वो बहुत सारी ट्रेनिंग देना, लोगों को ट्रेनिंग देना कि किस प्रकार से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन की जा सकती है, बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। प्रिपेयर द एनुअल बजट ऑफ द अथॉरिटी इंक्लूडिंग इट्स ओन रिसिप्ट्स एज वेल as the devaluation from the central government, provided the allocation by the central government, and shall operate in accordance with budget provisions approved by the central government। सेंट्रल गवर्नमेंट जितना बजट देती है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, उसका क्या रखना, उसका ब्यौरा रखना। जैव विविधता के संरक्षण और इसके घटकों के सतत उपयोग के लिए व्यक्तिगत जुटाव या संभावित कार्यक्रमों के प्रशिक्षण की योजनाएं बनाना और को व्यवस्थित करना, यानी कि उनके लिए फंड्स वगैरह इकट्ठा करना और उनको फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना। केंद्र सरकार के से अवमूल्यन के रूप में अपनी स्वयं की प्राप्तियों सहित प्राधिकरण का वार्षिक बजट तैयार करना, जो हमने अभी बताया, बजट तैयार करते हैं और बजट तैयार करने के बाद सरकार को उसका पूरा का पूरा ब्यौरा रखते हैं कि कहाँ कहाँ हमने पैसे खर्च किए। पदों के सर्जन को प्रभावी बनाने हेतु केंद्र सरकार को सिफारिश करना, प्राधिकरण के कार्यों का निर्वहन करना, यानी कि क्या करना, recommend creation of posts to the central government for effective discharge of the functions by the authority। ऐसे ऐसी पोस्ट बनाना कि भाई पर्टिकुलर काम के लिए पर्टिकुलर पोस्ट बनाना, उसके लिए अपॉइंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देना। ठीक है, अप्रूव द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट टू द ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द अथॉरिटी। जो अथॉरिटी है, जो प्राधिकरण है, उसके जो सर्वेंट्स है, जो ऑफिसर्स है, उनको रिक्रूट करने के मेथड्स तैयार करना और उनको अप्रूव करना। ठीक है, प्राधिकरण के अधिकारियों एवं सेवकों की भर्ती का अनुमोदन करना, हिंदी में इसको ये बोलेंगे, अनुमोदन करना। ठीक है, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही पीडीएफ मैंने खोल ली है। जैव विविधता के माध्यम से जैविक संसाधनों और संबंधित पारंपरिक ज्ञान के डेटा बेस बनाने और सूचना और दस्तावेजीकरण प्रणाली बनाने के लिए कदम उठाना, प्रभावी प्रबंध करना, प्रचार और टिकाऊ उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस पंजीकृत करना, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो जैसे कि कंप्यूटर वगैरह में डाटा वगैरह फीड करके रखना। टेक स्टेप्स टू बिल्ड अप डाटाबेस एंड to create information and documentation system for biological resources and associated additional knowledge through biodiversity registered electronic database to ensure effective management, promotion and sustainable uses। यानी कि अगर किसी को टेक्निकल ट्रेडिशनली कोई नॉलेज है कि कैसे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सकता है, कंजर्वेशन किया जा सकता है, उसका संरक्षण किया जा सकता है, तो उसको लिखना, उसके बारे में रिकॉर्ड बनाना कि इसको ये ट्रेडिशनल वे है इनको संरक्षित करने का,
ठीक है ना। जैसे कि हम एक बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो है प्रथा है प्रचलन में कि हम चिड़ियों को दाना डालते हैं ना, रोटी थोड़े थोड़े टुकड़े टुकड़े करके डालते हैं। तो ये एक ट्रेडिशनल वे है। इस प्रकार से क्या होता है, और ये हम इसको हम जोड़ देते हैं कि भाई इससे धर्म होगा, धर्म के काम होगा, पुण्य होगा, पुण्य मिलेगा, है ना। तो ये एक ट्रेडिशनल तरीका है। उससे क्या होता है, जीव जंतुओं का कंजर्वेशन होता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग गिलहरियों को खाना खिलाते हैं, बहुत सारे लोग बंदरों को केले खिलाते हैं, लेकिन वो एक गलत बात है कि वो मंगलवार को ही खिलाते हैं। लेकिन ये भी एक तरीके से ट्रेडिशनल वे है कंजर्वेशन का, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का। बहुत सारे लोग गायों को चारा खिलाते हैं, है ना। अगर नहीं खिलाएंगे तो ऐसे ही जो जंगली जानवर घूम रहे हैं और जो जंगल नष्ट हो रहे हैं, उससे क्या होगा, उनको खाना नहीं मिल पा रहा है। तो खाना नहीं मिलेगा तो ये प्रजातियां लुप्त हो जाएंगी, और लुप्त नहीं होएंगी तो वो क्या करेंगी, हम पे अटैक करेंगी। अब आप बहुत सारे देखो ना, बंदर जो है घरों में आ जाते हैं और कितना नुकसान करके जाते हैं। वो क्यों करके जाते हैं, कि जंगल तो बचे ही नहीं, वो कहाँ से खाएंगे। और गायों को आप देखोगे रोड पे घूमते हुए ऐसे ही, है ना, और फिर वो गोबर कर जाती है, पेशाब कर जाती है, लोग उनको मार मार के भगाते हैं। तो उनके लिए जंगली जानवर कहाँ जाएंगे जब जंगल नहीं बचेंगे। तो कुछ ट्रेडिशनल वे भी होते हैं इनको कंजर्व करने के, कि उनको रोटी देना, उनको चारा देना, बंदरों को फ्रूट्स खिलाना, चिटियों को जो है आटा डालना, और जो चिड़ियाओं को जो है रोटी के टुकड़े डालना, गिलहरियों को खाना खिलाना, ये ट्रेडिशनल वे हैं कंजर्वेशन के। ठीक है। Give directions to the state biodiversity boards and biodiversity management committees in writing for effective implementation of act। जो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स हैं और जो मैनेजमेंट कमेटीज हैं, उनको इम्प्लीमेंटेशन की जो कंजर्वेशन से रिलेटेड जो काम है, उनको बढ़िया तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उनको कैसे लागू किया जा सकता है। अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य जैव विविधता बोर्डों और जैव विविधता प्रबंधन समितियों को लिखित रूप में निर्देश देना। ठीक है। प्राधिकरण के कामकाज और अधिनियम के क्रियान्वयन के बारे में केंद्र सरकार को रिपोर्ट देना, कि जो अथॉरिटी है वो क्या काम कर रही है, उसकी सारी जानकारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको देना। राज्य जैव विविधता बोर्ड और जैव विविधता प्रबंधन समितियों को विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अनुदान स्वीकृत करवाना। उनको अनुदान मतलब कि बजट वगैरह, उनको पैसे फाइनेंस वगैरह करवाना। ठीक है। भारत से प्राप्त किसी भी जैविक संसाधन और उससे जुड़े ज्ञान पर भारत के बाहर किसी देश में अवैध तरीके से बौद्धिक संपदा अधिकार देने का विरोध करने के लिए कानूनी विशेषज्ञों की नियुक्ति सहित आवश्यक उपाय करना। कि भाई ऐसा ना हो कि हमारे पास जो ज्ञान है, जो हमने नॉलेज इकट्ठा की है, उसका कोई बाहर मिसयूज ना कर रहे और उस पे फिर पेटेंट वगैरह ना ले लिए। उसके लिए क्या है, कानूनी लॉयर्स वगैरह उनसे सलाह लेना। ठीक है। उनसे क्या करना, उनसे सलाह वगैरह लेना। Connections grants to the state biodiversity board, biodiversity management committees for specific purposes, take necessary measures including appointment of legal experts to oppose the grant of intellectual property right in any country outside India on any biological outside India on any biological resource and associated knowledge obtained from India in an illegal manner. Do other functions that may be assigned by the central government to the direct from time to time। और वो ये जो प्राधिकरण है वो काम भी करता है जिसमें कि जिससे कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसको कोई विशेष कार्य देती है, तो किससे रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड। रेगुलेट्स द कमर्शियल यूटिलाइजेशन और बायोडाइवर्सिटी एंड बायो यूटिलाइजेशन ऑफ एनी बायोलॉजिकल रिसोर्स बाय इंडियंस। भारतीयों द्वारा किसी भी जैविक संसाधन के व्यावसायिक उपयोग या जैव संरक्षण और जैव उपयोग को नियंत्रित करना। और अंतरराष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को मनाया जाता है। अब हम देखते हैं जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। ठीक है। जैव बायो नीड फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, क्यों जरूरी है हमें बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसकी हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए। जैव विविधता का मूल्य क्या है,
हो सकता है कि हम लोग अपने जीवन में जैव विविधता की विभिन्न भूमिकाओं को नहीं समझते हों, लेकिन निश्चित रूप से इसके महत्व को जानते हैं। ऐसे कई कारक हैं जो जैव विविधता की संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं, जैसे कि जैव विविधता के घटकों का वर्तमान और संभावित उपयोग, विशेषकर जब तब हमारे पास यह जानने की या भविष्यवाणी करने का कोई तरीका नहीं है कि भविष्य में इनका क्या उपयोग होगा। यानी कि हमें नहीं पता है कि भविष्य में क्या होगा, यानी कि आने वाली जनरेशन के लिए जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उनको संभाल करके रखना। जैसे कि अभी अनुमान लगाया जाता है कि भविष्य में जो पीने योग्य पानी नहीं बचेगा और भविष्य में जो है ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो क्या होगा, हमें मीठा पानी कहाँ से मिलता है, ग्लेशियर से पिघल करके ही तो नदियों में आता है। वो खत्म हो जाएगा तो सारा पानी जो है समुद्र खारा हो जाएगा और जीव जंतुओं के लिए भी और हमारे लिए भी, पेड़ पौधों के लिए पनपने के लिए भी पानी नहीं बचेगा और हम सब जो है एक दिन हमारी ये पूरे की पूरी जो पृथ्वी है वो नष्ट होने की कगार पे आ जाएगी। समझ में आया जैव विविधता की संरक्षण की क्यों आवश्यकता है? पहला कारण तो ये है। दूसरा है, पृथ्वी की जीवन समर्थन प्रणाली को बनाए रखने के लिए जैव विविधता आवश्यक है। जीव मंडल को मानव जीवन का समर्थन करने में सक्षम बनाना है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जो भी लाइफ है इस पृथ्वी पर वो सब की सब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, फूड चेन जुड़ी हुई है। ठीक है, तो अगर अगर हम बायोडाइवर्सिटी को हम संरक्षित नहीं करेंगे तो हमारा खुद का जीवन जो है खतरे में पड़ जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इन सिटू कंजर्वेशन कैसे होता है जो हमने पढ़ा था, और एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू में क्या क्या हम वो उठाते हैं, कदम उठाते हैं, नेशनल पार्क्स बनाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाते हैं और स्केर्ड ग्रूव्स। ये इन सिटू कंजर्वेशन के एग्जांपल्स हैं। ये एक्स सिटू कंजर्वेशन में हम जियोलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन्स, जेने बैंक्स और क्रिप्टो प्रिजर्वेशन ये हमारी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में, अगर ये डायग्राम आप लोग बना पाओगे तो बहुत अच्छी बात है। पृथ्वी को संपूर्ण जैविक विविधता को बनाए रखना नैतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, जिसमें अन्य सभी विस्तार वर्तमान में विद्वान जीवन रूप भी शामिल हैं। यानी कि ये नैतिक रूप से भी जरूरी है कि हम पृथ्वी पर जो है बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित करके रखें, जैव विविधता को बनाए रखें। अब हम देखते हैं जैव विविधता का संरक्षण। हमने नीड ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी पढ़ लिया, इसमें हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े। हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, संरक्षण के लिए विभिन्न रणनीतियों की आवश्यकता होती है। वे हैं प्रजाति आधारित या आवास आधारित या पारिस्थितिकी तंत्र आधारित हो सकती हैं। उसमें हम संरक्षण में हम तीनों प्रकार की जो हमने डाइवर्सिटी पढ़ी थी ना, स्पीसीज डाइवर्सिटी या फिर जो है हैबिटेट, यहाँ पे दिया हुआ होगा। कंजर्वेशन नीड्स डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, दे कैन बी स्पीसीज बेस्ड और हैबिटेट बेस्ड और इकोसिस्टम बेस्ड, तीनों तरीके की हो सकती हैं ये। some species are given importance at national level while some needs treatment at international level। कुछ स्पीसीज को तो जो है नेशनल लेवल पर ही उनका कंजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन कुछ स्पीसीज को जो है इंटरनेशनली, क्योंकि वो पूरे विश्व में सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर जगह पर ही मिलती हैं, तो वो जरूरी हो जाता है उनको कंजर्व किया जाए। ठीक है, कुछ प्रजातियों को राष्ट्रीय स्तर पर महत्व दिया जाता है जबकि कुछ को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपचार की आवश्यकता होती है। अधिकांश संरक्षण इन सिटू और एक्स सिटू स्थितियों में किया जाता है, जो हमने ऑलरेडी पिछली अपनी इसमें डिस्कस भी किया था। जो ये जो चैप्टर है इस पे हम ऐसी स्थितियों के बारे में, इन स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे और उनके बीच में क्या अंतर है, कौन से वाले, इन सिटू, एक्स सिटू और नेशनल और इंटरनेशनल तकनीकें क्या हैं उनके बारे में हम जानेंगे। हमने प्रोजेक्ट टाइगर जैसी कुछ महत्वपूर्ण अभियोजनाओं का भी वर्णन किया है और इस परियोजनाओं के ने बाघों की आबादी बढ़ाने में कैसे मदद की है इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बीज बैंक और टिश्यू कल्चर जैसी कुछ तकनीकें पौधों के संरक्षण में भी बहुत मददगार साबित हो रही हैं, जो हमारी कई कई जरूरतों को
पूरा करती हैं। बीज बैंक क्या होते हैं, वहां पर अच्छी अच्छी किस्मों के जो बीज होते हैं ना, सीड्स होते हैं, उनको संरक्षित किया जाता है। इन सिटू संरक्षण का अर्थ है इन साइट संरक्षण। यह किसी लुप्त प्राय पौधे या प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने की प्रक्रिया है, जो हमने पहले भी इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। यह किसी विलुप्त पौधे इन सिटू क्या है, यह किसी विलुप्त पौधे या पशु प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने की प्रक्रिया है। या तो आवास की रक्षा या सफाई करके या शिकारियों से प्रजातियों की रक्षा किया जाता है इसमें। इन सिटू संरक्षण का लाभ यह है कि यह ठीक हो रही आबादी को उस परिवेश में बनाए रखता है जहां उन्होंने अपने विशिष्ट गुण विकसित किए थे। यानी कि उनका नेचुरल हैबिटेट, जो नेचुरल आवास की जैसी परिस्थितियां इन सिटू संरक्षण में जो है बनाई जाती हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिकतर यथास्थान संरक्षण पर आधारित है। इसमें वन्य जीव आवासों की सुरक्षा शामिल है। इसके अलावा लक्ष्य प्रजातियों को बड़ी संख्या में मौजूद रहने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त बड़े भंडार बनाए रखे जाते हैं। जनसंख्या के भीतर जीवित रहने के लिए आवश्यक आनुवंशिक विविधता को सक्षम करने के लिए जनसंख्या का आकार प्राप्त होना चाहिए। यानी कि उनको प्रजनन करने का अच्छे खासा उनको परिस्थितियां बनाई जाती हैं, उनको मौका दिया जाता है। एक्स सिटू संरक्षण का शाब्दिक अर्थ है ऑफ साइट संरक्षण। यदि किसी पौधे या जानवर की लुप्त प्राय प्रजाति की आबादी को सुरक्षित, असुरक्षित या खतरे वाले निवास स्थान से हटाकर उसे उसके एक हिस्से को मनुष्य की देखरेख में रखकर संरक्षित करने की प्रक्रिया है। यानी कि इसको एक्स सिटू में क्या है, कोई मान लो कोई पौधा विलुप्त होने वाला है तो उसकी मनुष्य के उसमें देख रेख की जाती है उसमें, ठीक है, उसको पर्याप्त मात्रा में उतना पानी खाद देना, या कोई जानवर अगर विलुप्त होने वाला है तो उसको टाइम टू टाइम खाना देना, उसको दवाइयां देना, ठीक है, ये किस में आते हैं, ये एक्स सिटू संरक्षण में आते हैं। जबकि पूर्व स्थानीय संरक्षण में मानव को ज्ञात कुछ सबसे पुरानी और सबसे अच्छी ज्ञात संरक्षण विधियां शामिल हैं। इसमें नई कभी कभार विवादास्पद प्रयोगशालाएं विधियां भी शामिल हैं। इसका उपयोग अंतिम उपाय के रूप में या इन सिटू संरक्षण के पूरक के रूप में किया जाना चाहिए, क्योंकि यह समग्र रूप से निवास स्थान को फिर से नहीं बना सकता है। किसी प्रजाति को संपूर्ण आनुवंशिक विविधता उसके सहजीवी समक्ष या वे तत्व जो समय के साथ किसी प्रजाति के मदद कर सकते हैं अपने बदलते परिवेश के अनुरूप ढलने के लिए, उनको जो है संरक्षित करना जरूरी होता है। इसके अलावा पूर्व स्थिति संरक्षण तकनीकें अक्सर महंगी होती है। यानी कि जो ये एक्स सिटू जो इन सिटू जो वो होती है ना, वो महंगी होती हैं तकनीकें, ठीक है। पूर्व स्थानीय तकनीकें प्रजनन स्थलों में रहने वाले पौधों और जानवरों के पास उन बीमारियों और कीटों से कोई प्राकृतिक बचाव नहीं है जो प्रजातियों में नए हैं। यानी कि जो एक्स इन सिटू जो संरक्षण है ना, वहां पे उनमें पौधों को जो नेचुरल उसमें छोड़ दिया जाता है, लेकिन उन पे उसको दवाई वगैरह उन सब जगह जो बीमारियां उनको होती हैं उससे बचाव करने का उतना ज्यादा साधन उपलब्ध नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे करते हैं हम, ये कौन कौन सी तकनीकें अपनाकर। तो पहला क्या है, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। पहला क्या करते हैं हम, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, नेशनल पार्क बना करके, सेंचुरीज बना करके, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा है, ये देखो यहाँ पे मैप जो दिया हुआ है ना, इस मैप में कितनी सारी नेशनल जहाँ जहाँ पर ये दिखाई दे रही है ना आप लोगों को, ये सब के सब नेशनल पार्क है, नेशनल सेंचुरीज हैं, ठीक है। जहाँ पर अलग अलग, जैसे यहाँ पे देखो ना, एक जगह पर कंचनजंगा है ना, ये काजीरंगा है, ये नामधापा है, कितनी सारी जगह यहाँ पर आप लोगों को दिख रही होंगी, है दुधुआ है, डेजर्ट एनपी है, ये रणथंबोर है। ये आप लोगों ने नाम बड़े बड़े सुने होंगे इन सारी सेंचुरीज के, नेशनल पार्क के। और यहाँ पर अलग अलग क्या है, जानवरों को और उन सबको उनको कंजर्वेशन के लिए उनको रखा गया है, ठीक है। जैसे कि काजीरंगा में एक सींग वाला जो गैंडा होता है ना, उसको वहां पर रखा गया है, ठीक है, काजीरंगा में। यहाँ पे मैं गई भी थी तो वहां पर थे एक सींग वाले गैंडे। और बहुत सारी जगहों पे हिपोपोटामस को रखा गया है, बहुत सारी जगहों पे शेर वगैरह को उनको जो कंजर्वेशन दी गई है, प्रोटेक्शन दिया गया है।
अच्छा, अब क्या है, एक जो है केस स्टडी है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत में क्योंकि ये पाया गया, इस पे ये रिसर्च हुई कि टाइगर जो है वो विलुप्त होने वाले हैं। ठीक है, विलुप्त, उसके बहुत कम जो है जानवर बचे हैं, टाइगर जो है बहुत कम बचे हुए हैं, तो उनका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। तो ये एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया जिसमें उनकी आबादी को जो है बचाना था और उनकी आबादी को बढ़ाना था। ठीक है, बाघों की व्यवहार्य आबादी और उनके प्राकृतिक आवास को बनाए रखने के लिए भारत सरकार की केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि भारत में बाघों का एक व्यवहार्य आबादी वैज्ञानिक, आर्थिक, सौंदर्य, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी मूल्यों के लिए संरक्षित है और लाभ, शिक्षा और लाभ के लिए प्राकृतिक विरासत के रूप में जैविक महत्व के क्षेत्रों को भी संरक्षित करता है। लोगों को का आनंद योजना के तहत मुख्य उद्देश्यों में वन्य जीव प्रबंधन और सुरक्षा शामिल है। इसमें क्या शामिल है कि वन्य जीव कैसे उनको प्रोटेक्शन हमें देना है, किसको, टाइगर को। प्रारंभ में यह परियोजना 9 बाघ अभ्यारण्यों के साथ शुरू हुई, यानी कि 9 ऐसे टाइगर रिजर्व्स बनाए गए। ठीक है, जिसमें 268 बाघों की आबादी के साथ 16,339 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल था। वर्तमान में 37,761 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 27 बाघ अभ्यारण्य हैं। ठीक है, और इसमें कितने बाघों की संख्या है अब, 2,967। ठीक है, 2,967 बाघ हो गए हैं अब 27। पहले कितने थे, सिर्फ 9 थे, अब कितने हो गए हैं, 27 हो गए हैं, और इनकी जो संख्या है वो भी बढ़ गई है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.14% है। रिजर्व का चयन देश में बाघों के वितरण की जैव भौगोलिक सीमा में पारिस्थितिकीय विशिष्ट जंगली क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व द्वारा निर्देशित किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि चयन कैसे किया गया था, जहां पर उनके रहने के लिए, उनके जीवन यापन के लिए सबसे बढ़िया कंडीशंस थी, प्राकृतिक कंडीशंस जहां पे देखी गई, प्राकृतिक भौगोलिक कंडीशंस जहां देखी गई, वहां उनको, उनके लिए ये इस प्रकार के बाघ जो है अभ्यारण्य बनाए गए। प्रोजेक्ट टाइगर निर्विवाद रूप से देश में प्रमुख जीन पूल का संरक्षक है। यह वन्य जीवों के लिए सबसे मूल्यवान पारिस्थितिकी तंत्र और आवासों में से कुछ का भंडार भी है। टाइगर रिजर्व का गठन कोर बफर रणनीति पर किया गया है। यह मुख्य क्षेत्र का जैविक गड़बड़ी से मुक्त रखा गया और वाणिज्य संचालन, लघु वन उपज का संरक्षण, चराई और मानवीय गड़बड़ी की अनुमति नहीं है यहाँ पर। यानी कि जहां पर ये कोर बफर जो जोन बनाए गए इनको रिजर्व करने के लिए, वहां पर किसी भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी को जो है क्या किया गया, इसको कोर बफर स्ट्रेटेजी बोल के तहत रखा गया। और यहाँ पर जो फॉरेस्ट्री ऑपरेशन, कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ग्रेजिंग, ये सारी जितना भी ह्यूमन जो है जंगल में से जो भी चीजें इकट्ठा करता था, चराई करना, उनमें से कुछ लकड़ियां करना, उन सब की अनुमति नहीं थी यहाँ पर टाइगर रिजर्व्स में से। ठीक है, हालांकि बफर जोन को बहु उपयोग क्षेत्र के रूप में प्रतिबंधित किया जाता है, जिसमें मुख्य संरक्षण इकाई से जंगली जानवरों की आबादी को फैलाने के लिए आवास पूरक प्रदान करना और प्रभाव से राहत के लिए आसपास के गांवों को साइट विशिष्ट पर्यावरण विकासात्मक इनपुट प्रदान करना शामिल है। यानी कि इन बफर जोनों से लोगों को भी दूर रखना है, आबादी को वहां से दूर रखना, वहां पर किसी भी प्रकार की मनुष्य की कार्यवाही पर रोक लगा दी जाती है। बफर क्षेत्र और वानिकी कार्यों में किसी संतान की कल्पना नहीं की गई, यानी कि किसी भी प्रकार का वहां पर कोई भी जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो है वहां पर ट्रांसपोर्टेशन और वो सारी चीजों की मनाही कर दी गई। गैर लकड़ी वन उपज संग्रह और स्वदेशी समुदायों को अन्य अधिकार और रियायतें मुख्य इकाई के में पहल के पूरक के लिए विनियमित तरीके से अनुमोदित दी गई। यानी कि जो लोग, अब भाई जंगलों में अगर आप मान लो वहां पर बाघ के लिए संरक्षण के लिए वो बना रहे हो, लेकिन जो वहां पर ट्रेडिशनली जो लोग उन पर डिपेंडेंट थे, वो जिन जंगलों से वो लोग अपने लिए लकड़ियां काट के लाते थे, अपने पशुओं को चरा कर लाते थे, फिर उनका क्या होगा, तो उनको क्या दी गई, उनको रियायतें दी गई। ठीक है, कि आप इस जगह पर ना जाकर के अपने पशुओं को वहां लेकर के चले जाओ, या फिर आपको पशुओं के लिए जो है इतना ज्यादा फाइनेंशियली उनको हेल्प दी गई। ठीक है, भंडारों के अंदर अंदर
प्रभावी सुरक्षा और गहन संरक्षण उपायों ने काफी अवर्णनीय उपलब्धियां हासिल की। और इससे हम अपने रिजल्ट तो देखे ही कि पहले 9 थे, फिर 27 हो गए और उसमें बाघों की संख्या भी बढ़ गई। ठीक है। यह परियोजना सामान्य तौर पर संरक्षण कार्यक्रम के लिए स्थानीय समर्थन जुटाने की में सहायक रही है। यानी कि जो टाइगर को सेव करने की जो परियोजना रही है, उसने जो लोकल सपोर्ट है भी उसको वहां से मिला है, स्थानीय समर्थन भी उससे काफी ज्यादा मिला। ठीक है। ये देखो, और इसके अलावा जो संरक्षण के लिए एक और क्या है, बोटेनिकल गार्डन्स बनाए जाते हैं। साथ ही में दुनिया में 1500 से अधिक वनस्पति उद्यान है, बोटेनिकल गार्डन्स। आर्बोरेटा और राष्ट्रीय पौधों का संग्रह प्रकृति के बाहर पौधों की विविधता की सबसे बड़ी श्रृंखला को बनाए रखता है। और यदि अक्सर और यह देखा गया है कि अगर उनमें संरक्षण, शिक्षा और विकास के लिए संसाधन केंद्र के रूप में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। यानी कि इस प्रकार के बोटेनिकल गार्डन्स बना करके हम क्या कर सकते हैं, पौधों की विभिन्न प्रजातियों को सेव कर सकते हैं। यदि इनमें से अधिकांश संस्थानों में बुनियादी ढांचे और तकनीकी सुविधाओं को मजबूत किया जा सकता है, तो वे दुनिया की अधिकांश लुप्त प्राय पौधों की प्रजातियों के पूर्व सिटू स्टॉक को संरक्षित कर सकते हैं। पहले से ही वनस्पति उद्यानों और आर्बोरेटा में अनुमानित 12,000 से 15,000 लुप्त प्रजातियों की खेती की जा रही है। यानी कि इस प्रकार के जो बोटेनिकल गार्डन्स है ना, उसमें 12,000 से लेकर 15,000 तक की ऐसी प्रजातियों को की खेती की जा रही है जो विलुप्त होने की कगार पे हैं। फिर एक जो संरक्षण का एक और चीज जो है वो है प्राणी उद्यान। ठीक है। आधुनिक समय में प्राणी उद्यानों के निर्माण के पीछे मूल दर्शन पर्यावरण और जीवन के पारिस्थितिकी संतुलन की समझ को पैदा करना है, जिसका अर्थ है लोगों और जीवित जीव जंतु जो है पृथ्वी के, उनके बीच में संबंध को जो है मजबूत किया जा सके। ये प्राणी उद्यान महज पिकनिक स्पॉट नहीं है, वे अब पूर्व स्थित वन्य जीवन संरक्षण और पर्यावरण शिक्षा के केंद्र हैं। यानी कि इस प्रकार के जो प्राणी उद्यान क्या होते हैं, जू जो होते हैं ना हमारे, चिड़ियाघर वगैरह जो होते हैं ना, जूलॉजिकल पार्क्स जिसको हम बोलते हैं, चिड़ियाघर भी जिसको हम बोलते हैं, तो वहां पर क्या है, वहां पर जो वन्य जीव हैं उनके उनसे रिलेटेड जो है, दे आर नाउ सेंटर्स फॉर एक्स सिटू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। वहां पर जो जीव जंतु रहते हैं उनको संरक्षित तो रखा जाता है, साथ ही साथ उनके बारे में जो है रिसर्च वगैरह के लिए भी वहां पर एनवायरमेंटल स्टडीज होती हैं, एनवायरमेंटल पर्यावरणीय शिक्षा के लिए इन जूलॉजिकल पार्क को यूज किया जाता है। आधुनिक चिड़ियाघरों का इतिहास लगभग 200 साल पहले अपने पहले सार्वजनिक चिड़ियाघर के निर्माण के साथ शुरू हुआ था। तब से दुनिया के हर हिस्से में ने एक्वायरिया, पक्षी पार्क, निजी चिड़ियाघर और सफारी पार्क जैसे महानतम विविधता वाले अपने स्वयं के प्राणी उद्यान विकसित किए हैं। विश्व चिड़ियाघर संरक्षण रणनीति का निष्कर्ष है कि विकास चिड़ियाघर को वन्य जीवों के संरक्षण में मदद जारी रखनी चाहिए। वन्य जीवों की कई प्रजातियां हैं जो चिड़ियाघरों और पशु अभयारण्यों के प्रयासों को छोड़कर आज विलुप्त हो गई हैं। यानी कि अगर हमें इन प्रजातियों को सेव करना है तो इन जूलॉजिकल पार्क्स में उनको, उनकी प्रजातियां जो हम रखते हैं, दो काम हो जाते हैं। एक तो लोग वहां पर देखने आते हैं उनको, ठीक है, तो रेवेन्यू भी इकट्ठा होता है, टिकट वगैरह भी होती है। दूसरा क्या है, वो प्रजातियां सेफ रहती हैं। अब है चिड़ियाघर में जंगली जानवरों का पूर्व स्थिति संरक्षण। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन जू। कैप्टिव ब्रीडिंग पहला कैसे करते हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन और कैप्टिव ब्रीडिंग। कैप्टिव ब्रीडिंग में क्या होता है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, बंदी प्रजनन। यह सरकारी और गैर सरकारी दोनों संगठनों द्वारा उपयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण रणनीतियों में से एक है। विलुप्त प्राय और खतरे वाली प्रजातियों के कैप्टिव प्रजनन कार्यक्रम परिचित कार्यक्रम बन गए हैं, जो जैव विविधता, चीता जैसी प्रजातियों के अस्तित्व की योजनाओं को संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। फिर है भ्रूण भंडारण और स्थानांतरण प्रौद्योगिकी। इसमें क्या होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं
एम्बायरो स्टोरेज एंड ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। जो एम्बायरो होता है यानी कि जिससे बच्चे बनते हैं उनको स्टोर करके रख लिया जाता है, ठीक है। और एक तो उनको जो एम्बायर जो होते हैं ना, इसको हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम गर्भाधान गर्भाधान। इसमें क्या होता है, यह एक उपयोगी तकनीक है। इसमें क्या करते हैं, शुक्राणु को जमा जमा कर लिया जाता है और बाद में उसका उपयोग किया जाता है, या आनुवंशिक विविधता बढ़ाने के लिए किसी प्रजनन सुविधा में स्थानांतरित किया जा सकता है। इससे क्या होता है कि जो शुक्राणु जो होते हैं जिससे कि बच्चे हो पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, उनको स्टोर करके रख लिया जाता है। फिर उसको जब स्टोर करके रख लेते हैं तो उसको बाद में जो है, जो फीमेल होती हैं, आईवीएफ जो होता है ना, उसके तहत वो वाली प्रक्रिया है ये, उसको फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर उसमें वो प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर इस प्रकार से बच्चे को जो है जन्म दिया जा सकता है, ठीक है। कभी कभार शुक्राणु को एक डिश में अंडे में जोड़ा जा सकता है और निषेचन होता है, यानी कि उसमें जो आईवीएफ जो प्रोसेस होती है उसको बाहर ही फर्टिलाइज किया जाता है। अन्य मामलों में उदाहरण के लिए घोड़ों शुक्राणुओं को अंडे में इंजेक्शन करना पड़ता है, इंजेक्ट करके भी। और बहुत सारे जो जानवर होते हैं उनमें ये इंजेक्ट करके दे दिया जाता है, ठीक है। कुछ साल पहले काले पैरों वाले फर्रेट की संख्या घटकर 6 व्यक्तियों तक रह गई थी। लेकिन अब कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग 16 बिल्ली के बच्चे पैदा करने के लिए किया जाने लगा, यानी कि काले पैरों वाले। अरे यार, एक तो हिंदी में इतना बकवास ट्रांसलेशन होता है ना। आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन जो अभी हमने पढ़ा था, कृत्रिम गर्भाधारण। ओके, ब्लैक फुटेड फेरेट वाज डाउन टू 6 इंडिविजुअल्स, यानी कि ये एक प्रजाति होती है ब्लैक फुटेड फेरेट। इसके 6 ही बच्चे जो है बहुत कम प्रजाति बची थी, तो इसको आर्टिफिशियल ट्रांसफर इसके तहत इंसीमिनेशन के तहत इसको क्या किया गया, और भी उसके 6 बच्चे और पैदा किए गए, ठीक है। और बहुत 6 बचे हुए थे, फिर 16 बच्चे पैदा हुए उनसे उसके। Elephants and cheetahs have conceived, and a cheetah cub has been born following artificial insemination। और इसी के तहत जो है ऐसे ही हाथियों में भी और चीतों में भी इसी प्रकार से प्रजनन करवाया जाता है। Elephants have not bred naturally in captivity, so this method may be useful simply to make captive breeding possible। फिर है सिमेटिक सेल क्लोनिंग। सिमेटिक सेल क्लोनिंग क्या होता है, इट होल्ड सम प्रोमिस ऑफ फॉर प्रोपोगेटिंग फ्रॉम वन और अ फ्यू सर्वाइवल्स ऑफ ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट स्पीसीज। जो विलुप्त होने की बिल्कुल कगार पे होती है ना प्रजातियां, देही कोशिका क्लोनिंग। इसमें क्या होता है, जो बिल्कुल लगभग विलुप्त प्रजातियों के एक या कुछ जीवित बच्चे लोगों से प्रजनन का कुछ वादक, मतलब कि ये हिंदी बहुत बेकार ट्रांसलेशन है। जो विलुप्त हो जाने वाली जो प्रजातियां हैं उनके जो है उन्हीं को संरक्षित किया जाता है और फिर उससे और ज्यादा ब्रीडिंग करवाई जाती है, ठीक है। फिर उससे क्या होता है, नई जो है उनकी जो है आगे की जो है नस्ल पैदा की जाती है जानवरों की, ठीक है। फिर है पालन पोषण। कई ऐसे जानवर होते हैं, कई अंडे देने वाले जानवर यानी पक्षी या सरीसृप अपने पालन पोषण की तुलना में कई अधिक अंडे देने में सक्षम होते हैं। इसके अतिरिक्त अंडों को इकट्ठा करने और उसमें बच्चा निकालने और पालक माता पिता के साथ कैद में जानवरों को पालने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि अगर उनको संभाल करके उनका उनका प्रजनन करवाया जाए तो उसके सारे अंडों में से बच्चे निकलने की संभावना जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। उनका उपयोग जंगली आबादी को पूरक करने के लिए किया जाता है। उससे क्या होगा, अगर बच्चों को अंडों को सेव करके रख लिया जाएगा तो उनकी आबादी ऑब्वियसली उसमें से बच्चे ज्यादा निकलेंगे और उससे फिर आबादी उनकी बढ़ेगी। इनमें कुछ पक्षियों विशेषकर पेरेग्रीन बाज के साथ बहुत ऐसे काम किया गया। जो पेरेग्रीन बाज है उसके साथ में ऐसा किया गया, उनकी प्रजाति को और बढ़ाने के लिए इस प्रकार के उपाय उपयोग जो है किए गए, जो कि अब इतना सक्षम हो गया है कि पालन पोषण कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है। यानी कि अब उनकी संख्या जो है इतनी बढ़ गई है कि अब उनको जरूरत नहीं है इस प्रकार के किसकी पालन पोषण की, इस प्रकार के कंजर्वेशन की, संरक्षण की। हुपिंग क्रेन का पालन भी सफल रहा है। एक और पक्षी है हुपिंग क्रेन,
जिसका प्रजनन इसी प्रकार से उसको संरक्षण दिया गया पालन पोषण के तहत। यह प्रजाति 1941 में 21 पक्षियों की आबादी से 1996 में 300 से अधिक हो गई है। 1941 में इसकी आबादी सिर्फ 21 ही ये पक्षी बचे थे, कौन, हुपिंग क्रेन। अब 1996 में इसकी 300 हो गई। स्थानांतरण, स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर करना। कभी कभी पशु प्रजातियों के संरक्षण में जानवरों का स्थानांतरण भी शामिल है होता है। इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास या कैद से दूर आवास की ओर जाना, यानी कि इनको जो है कहीं पर सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरण कर दिया जाता है। परिचय, परिचय इंग्लिश और हिंदी दोनों ही उसकी जो हेल्प लेनी पड़ रही है। ट्रांसलेशन, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इसमें क्या होता है? इसमें एक प्रजाति का उसके ऐतिहासिक वितरण के बाहर के क्षेत्र अपने प्राकृतिक आवास से कैद से स्थानांतरण शामिल है। ऐसी प्रजातियां तब क्षेत्र के लिए विदेशी बन जाएंगी। इससे अत्यधिक सावधानी और जरूरतों के साथ संभाला जाना चाहिए। पेश की जाने वाली प्रजातियों के आवास और व्यवहार और सामाजिक संगठन का व्यापक अध्ययन सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए और प्रजातियों के पास आवास के लिए अनुकूलन होने का अच्छा मौका है, यानी कि उनको जो है ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जिससे कि उनका जो है उनका जीवन जो है सुरक्षित रह सके, उन्हें उनके जीवन को किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा ना हो। पुनरुत्पादन, पुनरुत्पादन का मतलब रिप्रोडक्शन। इसमें किसी प्रजाति का उसके प्राकृतिक आवास से या कैद से उसके ऐतिहासिक वितरण के भीतर एक क्षेत्र में स्थानांतरण शामिल है, या तो जो मौजूदा आबादी को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है, या फिर मूल आबादी को समाप्त अगर होने वाली है तो उसको बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। इससे भी अत्यधिक सावधानी से संभाला जाना चाहिए और पुनः प्रस्तुत की जाने वाली प्रजातियों के आवास और व्यवहार को सामाजिक संगठन के व्यापक अध्ययन की आवश्यकता है। तो हमने ये क्या पढ़ रहे हैं? हम कुछ उपाय पढ़ रहे हैं। बीज बैंक, बीज बैंक में पौधों के जर्मन प्लाज्म का संरक्षण, पौधों की प्रजातियों के पूर्व स्थानीय संरक्षण की तकनीकें शामिल हैं। बीज बैंक में बीजों को स्टोर करके रख लिया जाता है, उनको संरक्षित किया जाता है, उनको फिर से जो है उगाया जाता है और फिर उनसे नए बीज बनाए जाते हैं। ये होता है बीज बैंक। बीजों में प्राकृतिक तापावस्था की विशेषता होती है जो कम क्षति के साथ लंबे समय तक उनके निलंबित संरक्षण की अनुमति देती है। इसको आप अपने शब्दों में लिख लेना, ये जो भी ट्रांसलेशन की गई है वो थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पर, ठीक है। बीजों का भंडारण, बीज भंडारों में जर्म प्लाज्म का भंडारण करना सस्ता और जगह बचाने वाला दोनों है। यह कम आनुवंशिक संरक्षण के साथ बड़ी आबादी के संरक्षण की अनुमति देता है। सीड बैंक जैविक अनुसंधान के लिए पौधों की सामग्री के अच्छे स्रोत भी प्रदान करते हैं और प्राकृतिक आबादी में गड़बड़ी या क्षति से बचाते हैं। आप लोगों को पता है एक विश्व में एक ऐसी जगह है जहां पर जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी प्रकार की हम अनाज हम खाते हैं, उन सब के सीड्स जो है प्रिजर्व करके रखे गए हैं, और ताकि उसको उस प्रकार से प्रिजर्व करके रखे हैं कि अगर ये सृष्टि जो है नष्ट होती है, अगर ह्यूमन बींग्स की जो नष्ट होती है और किसी कारणवश ये सब चीजें जो है नष्ट हो जाती हैं, तो वहां से उन बीजों को फिर से निकाल करके रोपित किया जा सके, उनसे फिर से अनाज उगाए जा सके। एक जगह ऐसी भी है पूरे विश्व में जहां पर बीजों का भंडारण किया गया है, और बीजों का भंडारण इसीलिए किया जाता है कि किसी प्राकृतिक आपदा के कारण अगर वो चीज, मान लो वो फसल नष्ट हो जाए, तो फिर से उसको उगाया जा सके। प्राकृतिक भंडार, प्राकृतिक भंडार क्या है, अब इसके बारे में हम जानते हैं। जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्राकृतिक भंडार महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जैव विविधता को बढ़ते विनाश प्राकृतिक भंडारों के बहुमूल्य योगदान का पर पुण्य बल देता है। यह क्षेत्र निपटने के लिए साधन पूर्ण और उपयोगी साधन हैं, प्राकृतिक भंडार बनाए गए हैं। जैव विविधता के नुकसान और समाज को जलवायु प्रभावों से बचाने में मदद करता है और समाज की महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय तंत्र सेवाओं को बनाए रखता है। यानी कि
ये जो है हमारा नेचुरल रिजर्व्स जो है वो क्या करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये important areas for the conservation of biodiversity. The growing destruction of biodiversity re-emphasize the valuable contribution of natural resource reserves. These areas are resourceful and useful means to deal with biodiversity losses and help in buffering society from eliminate climatic effects and maintains the critical ecosystem services of the society. बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेचुरल रिजर्व्स में एक क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त क्षेत्र होते हैं जो मानव और जीव मंडल के बीच संतुलित संबंधों को बढ़ावा देने और प्रदर्शित करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। क्या चीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स। वे एक विशेष प्राकृतिक क्षेत्र के भीतर प्राकृतिक संरक्षण के मूल्य पर प्रकाश डालते हैं, और यानी कि इनका क्या काम होता है, एक विशेष प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रकृति को कंजर्व करना, नेचर को कंजर्व करना, नेचर को संरक्षित करना, और टिकाऊ उपयोग के लिए जैविक विविधता के संरक्षण को समेटते हैं। यानी कि अच्छे तरीके से जो है बायो डाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है। नतीजन उसका क्या नतीजा निकलता है, वे आज की संरक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त है। जब मानव आबादी बढ़ रही है और प्राचीन प्राकृतिक जंगली भूमि की रक्षा के लिए बड़े क्षेत्रों को छोड़ने की व्यवहारिकता कम हो रही है। इस तथ्य के बावजूद कि पहले से कहीं अधिक लोग जंगली प्रजातियों और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र पर निर्भर हैं। यानी कि क्या हो रहा है कि लोगों की आबादी बढ़ती जा रही है और वो लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहे हैं किसी भी प्रकार से, क्योंकि इसको किसका हिस्सा माना जाता है, डेवलपमेंट का। तो ऐसी स्थिति में जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है। बायोस्फीयर रिजर्व का कार्यक्रम 1971 में यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम का उद्देश्य केवल प्रजातियों या आवास संरक्षण के विपरीत प्रतिनिधि पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना है। यह प्राकृतिक स्थितियों में यथास्थान संरक्षण, पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों के दीर्घकालिक संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, बायोस्फीयर जो कार्यक्रम है 1971 में यूनेस्को ने स्टार्ट किया था। इसके तहत क्या किया गया, अलग अलग प्रकार की जो प्रजातियां हैं उनके आवासों का संरक्षण किया गया, उनको वैसा ही इकोलॉजिकल उनको सिस्टम प्रोवाइड करवाया गया, और इससे क्या हुआ, यह प्राकृतिक परिस्थितियों में यथास्थान संरक्षण, पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों के लिए दीर्घकालीन यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए संरक्षण प्रोवाइड करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आर्द्र भूमियां, आर्द्र भूमियां को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेटलैंड्स। वेटलैंड्स क्या होते हैं, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे आपको फोटो में, पिक्चर में आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ना, ये वेटलैंड है, दलदली इलाके। ठीक है, इंडियाज वेटलैंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इन डिफरेंट जियोग्राफिकल regions ranging from the cold arid zone of Ladakh to the wet humid climate of Imphal। कहाँ पे पाए जाते हैं, ये हर जगह पे पाए जाते हैं, लद्दाख में भी और इम्फाल में भी। द वार्म एरिड जोन ऑफ राजस्थान टू द ट्रॉपिकल मोनसूनल सेंट्रल इंडिया एंड द वेट ह्यूमिड जोन ऑफ साउदर्न पेनिनसुला। हर जगह पर जो है भारत में जो ये वेटलैंड जो है, आर्द्र भूमियां जो है पाई जाती हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया में आर्द्र भूमि को एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। क्यों क्यों माना जाता है महत्वपूर्ण हिस्सा, क्योंकि विशेष रूप से प्रकृति या निकट प्रकृति आर्द्र भूमि का एक अच्छा प्रतिनिधि उदाहरण है जो उपयुक्त जैव भौगोलिक क्षेत्र की विशेषता है। क्यों जरूरी है, ये इज अ पर्टिकुलर a good representative example of natural or near natural wetland characteristics of a appropriate biographic region, plays a substantial hydrological, biological and ecological role in the natural functioning of a major river basin or coastal system। ठीक है, जो एक प्राकृतिक एक विशिष्ट रूप से आर्द्र भूमि जो है
वो जैविक या पारिस्थितिकीय भूमि निभाता है और एक प्रमुख नदी बेसिन या तटीय प्रणाली का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। एक विशिष्ट प्रकार की आर्द्र भूमि बहुत ही दुर्लभ और असामान्य होती है। दुर्लभ, असुरक्षित या लुप्त प्राय में सराहनीय संयोजन का समर्थन करता है और पौधों और जानवरों या उप प्रजातियों को जो है संरक्षित करता है। कौन? वेटलैंड जो होती हैं वो। महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्द्र भूमि विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों के लिए आवास है। यानी कि ये जो वेटलैंड्स हैं, यहाँ पर बहुत तरह के पौधे और जानवर जो है पनपते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जल पक्षी हैं, क्योंकि आर्द्र भूमि जल पक्षी वहां से जल में से इन आर्द्र भूमियों में से क्या लेते हैं? अपने लिए खाना बनाते हैं। खाने वो कीड़े वगैरह चुगते रहते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, जहाँ पे दलदल वगैरह सी होती है ना, जहाँ पे पानी वानी ज्यादा इकट्ठा हो रखा था, वहां पर एक अलग टाइप के जो पक्षी से जो लंबी चोंच वाले होते हैं, लंबे पैर वाले होते हैं, और वो टुपक करके चोंच से जो है वहां से कीड़े निकालते हैं, छोटी छोटी मछलियों को खाते हैं। ठीक है। पक्षियों को आश्रय देने के अलावा आर्द्र भूमियां मछलियों और शैल मछलियों की प्रजातियों और विभिन्न प्रकार के जलीय जीवों के लिए एक नर्सरी मैदान भी है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पक्षियों को ही खाना वगैरह और वो सब नहीं मिलता, यहाँ पे अलग अलग तरीके की मछलियां भी पनपती हैं। उनको अलग अलग तरीके की मछलियां भी अपने जो है बच्चे देती हैं, अंडे देती हैं, और इन्हीं मछलियों को और इन्हीं जो है सैल मछलियों को तो वो पक्षी खाते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए उड़ीसा के चिल्का में डॉल्फिन और जो क्षेत्र में घूमती हैं, जहां यहाँ झील समुद्र से मिलती हैं। यानी कि उड़ीसा में जो है चिल्का एक जगह है, वहां पे डॉल्फिन जो होती है वो मिलती हैं। तटीय आर्द्र भूमियां विशेष रूप से समुद्र और मीठे पानी के बीच एक इकोटोन है। ये कैसी होती हैं? ये समुद्र और मीठे पानी के बीच में होती हैं, और या मीठे पानी और स्थलीय आवासों में उच्च प्रजातियां विविधता होती है। और यहाँ पर बहुत तरह की, बहुत सारी वैरायटी की जो है प्रजातियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं, रहती हैं। पारिस्थितिकी की दृष्टि से भी आर्द्र भूमियां महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। यानी कि इकोलॉजिकल, उसमें भी ये जो वेटलैंड है वो उनका जो काम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वे जल व्यवस्था को नियंत्रित करते हैं, प्राकृतिक फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं, और अशुद्ध पोषक गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र के रूप में जो वेटलैंड है वो पोषक तत्वों की प्राप्ति को चक्रण, अतिरिक्त नाइट्रोजन जारी करने, फास्फेट को निष्क्रिय करने, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से विषाक्त पदार्थों, रसायनों और भारी धातुओं को हटाने, और अपशिष्ट जल के उपचार में भी उपयोगी होते हैं। देखो इतने सारे यूजेज होते हैं किसके? वेटलैंड्स के। इंग्लिश में भी बता दूं आप लोगों को इसके क्या क्या यूजेस होते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है, एज इकोसिस्टम वेटलैंड्स आर यूजफुल फॉर न्यूट्रिएंट रिकवरी एंड साइक्लिंग, रिलीजिंग एक्सेस नाइट्रोजन, डीएक्टिवेटिंग phosphates, removing toxins, chemicals and heavy metals through the absorption of by plants, and also in the treatment of water, वेस्ट वाटर। इतने सारी चीजों के लिए ये सारा वेटलैंड्स जो है वो बहुत जरूरी होती है। इसके अलावा अपने अनूठे मैनग्रोव के साथ, और जो ये मैनग्रोव जो होते हैं ना वो इन्हीं वेटलैंड में ही ज्यादा पनपते हैं। अपने अनूठे मैनग्रोव के साथ तटीय आर्द्र भूमियों समुद्र के कटाव के खिलाफ एक प्राकृतिक सुरक्षा का कवच भी बनाते हैं। ये समुद्र के स्तर में वृद्धि का संभावित खतरा को भी कम करते हैं। ये इस संभावित खतरे की तत्काल रोकथाम, जैसा कि विशेषज्ञों का सुझाव है, मैनग्रोव के ये नेटवर्क की योजना। यानी कि ज्यादा से ज्यादा मैनग्रोव बनाना चाहिए, जिससे कि समुद्र में जो क्या उठती हैं, जो सुनामी वगैरह आती है उसके खतरे से बचा जा सके। वास्तव में भारत और बांग्लादेश की मैनग्रोव आर्द्र भूमियां बंगाल की खाड़ी के विनाशकारी तूफानों के खिलाफ बफर के रूप में कार्य करती हैं। इस प्रकार आर्द्र भूमियां यानी कि वेटलैंड बाढ़ को कम करने, जल भरतों को के रिचार्ज करने और सतह के बहाव के साथ साथ परिणामी कटाव को कम करने में मदद करती हैं। ये तो आराम से आप लोगों को समझ में ही आ गई होंगी लाइनें। देखो इस प्रकार से जो मैनग्रोव है ना, मैनग्रोव के ऐसे होती हैं जड़ें, इस प्रकार से ये क्या है ना, मिट्टी को भी बांध के रखते हैं और पानी के बहाव को भी सतह की ओर जाने से रोकती हैं।
देखिए मैंग्रोव जो है पर्यावरण के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं। ये देखो, आप ये इस फोटो में से देख सकते हो। पर्यावरण के संदर्भ में भी जो वेटलैंड्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये पानी की गुणवत्ता को की रक्षा और सुधार करते हैं और स्थानीय मौसम जो है उसको भी सही प्रकार से व्यवस्थित रखते हैं। ठंडी जलवायु में पानी की गुणवत्ता में सुधार के लिए आर्द्र भूमियों का उपयोग करने का प्रयास किया गया है। शहरी परिधि में आर्द्र भूमियां अपशिष्ट जल के प्राकृतिक भंडार हैं और मत्स्य पालन और कृषि के माध्यम से कचरे में उपलब्ध पोषक तत्वों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं। ये इसके हम लोगों ने वेटलैंड के बारे में जाना। अब हम देखते हैं भारत की प्राकृतिक आर्द्र भूमियां। भारत में कौन कौन सी नेचुरल वेटलैंड्स हैं? नेचुरल वेटलैंड्स ऑफ इंडिया। भारत के अधिकांश प्राकृतिक आर्द्र भूमियां उत्तर और दक्षिण की नदीय प्रणालियों से जुड़ी हुई हैं, कि यानी कि ज्यादातर जो वेटलैंड्स हैं वो कहाँ पर है, नॉर्थ और साउथ की जो जहाँ से नदियां बहती हैं ना वहां पर है। दूसरी ओर नदी प्रणालियों के दोहन के लिए शुरू की गई विभिन्न बहुउद्देशीय परियोजनाओं ने कई आर्द्र भूमियां प्रदान की हैं। जैसे पंजाब में ब्यास और सतलुज के संगम पर हरीके बराज, पंजाब में भाखड़ा नांगल बांध और बिहार नेपाल सीमा पर कोसी बैराज। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, वेटलैंड वहां पर जो है ये नदियों का जो है वहां पे पानी इकट्ठा हो जाता है और वहां पर इस प्रकार से जो है वेटलैंड बन जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास झीलों का एक नेटवर्क भी है, प्राकृतिक और साथ ही मानव निर्मित। उदाहरण के लिए काबर झील, चिल्का झील, पिछोला कॉम्प्लेक्स और सुखना झील आदि। ठीक है, ये सब क्या है, ये भी वेटलैंड ही है। झील है तो ऑब्वियसली वहां पे कीचड़ भी होगा, पानी भी होगा। इसके अलावा 6,740 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव भी है। देश में मैंग्रोव का प्रमुख केंद्र सुंदरबन और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जहां भारत में 80% मैंग्रोव है। जहां पे भारत के 80% मैंग्रोव सबसे ज्यादा कहाँ पे होते हैं, सुंदरबन में और अंडमान और निकोबार में। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में भी मैंग्रोव के पर्दे वो है। इसमें इनमें से बाकी जो है मैनग्रोव्स कहाँ पे है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और गोवा। फरवरी 1971 में ईरान के समासरन में आयोजित आर्द्र भूमि पर पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भारत की जिन दो आर्द्र भूमियों को जगह मिली वे चिल्का और भरतपुर थी। इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है भारत की ये जो वेटलैंड है चिल्का और भरतपुर, इनको रिकॉग्नाइज किया जा चुका है। वर्तमान में भारत में 26 रामसर स्थल हैं, जिसमें अधिकांश महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियां शामिल हैं। आज के टाइम में कितने हैं, 26 आर्द्र भूमियां हैं। जैव विविधता के हॉटस्पॉट। भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट कहाँ कहाँ पे हैं, अब उसके बारे में हम जानते हैं। यह देखा गया है कि पृथ्वी पर मौजूद प्रजातियों की भारी संख्या विशिष्ट क्षेत्रों में केंद्रित है। 2/3 प्रजातियां उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, के भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यानी कि सबसे ज्यादा प्रजातियां कहाँ पे पाई जाती हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के भौगोलिक क्षेत्रों में। इससे पता चलता है कि इस ग्रह पर प्रजातियां समान रूप से वितरित नहीं है। मतलब ओब्वियसली जैव विविधता का मतलब यही है कि हर जगह पर सब तरह की प्रजातियां अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की प्रजातियां पाई जाती हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र उच्च प्रजाति समृद्धि किसी विशिष्ट स्थान पर रहने वाले प्रजातियों की संख्या के लिए जाना जाता है। जैव विविधता संरक्षण के लिए ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना बहुत आवश्यक है जो बड़ी संख्या में प्रजातियों का निवास स्थान है। भौगोलिक क्षेत्र जो प्रजातियों की संख्या का समर्थन करते हैं विनाश के खतरे में हैं और इनको हॉटस्पॉट में जाना बहुत जरूरी है। जैव विविधता के हॉटस्पॉट पृथ्वी पर वे स्थान हैं जहां उच्च जैव विविधता और मानव निवास के लिए खतरा है। यानी कि वहां पर जो है मनुष्यों को जाना नहीं चाहिए, उनकी आवाजाही से उनकी गतिविधियों से वहां पर उन कुछ विशेष प्रकार की प्रजातियों को खतरा पहुंच सकता है। जैव विविधता का हॉटस्पॉट शब्द 1988 में ब्रिटिश जीव विज्ञानी नॉर्मन मायर्स द्वारा किया गया था। मेयर ने हॉटस्पॉट को एक जैव भौगोलिक क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जो असाधारण स्तर की स्थानिकता और निवास स्थान के गंभीर स्तर के नुकसान की विशेषता है। यानी कि इसको किसने डिफाइन किया था,
ये एक ब्रिटिश जीव वैज्ञानिक थे, नॉर्मन मायर्स या नॉर्मन मेयर होगा ये इंग्लिश में। जैव विविधता के हॉटस्पॉट की पहचान दो मानदंडों पर आधारित है, यानी कि कहाँ पे हमें कैसा पता चलेगा या कैसे पता चलता है कि ये जैव विविधता हॉटस्पॉट है। उसके दो मानदंड है, दो आधारों पर उसको हम पहचान सकते हैं। एक पहला क्या है, पहला है कि उस क्षेत्र में कम से कम 1500 सहवनी पौधे होने चाहिए, यानी कि उसमें उस क्षेत्र में कम से कम 1500 अलग अलग प्रकार के पौधों की वैरायटी होनी चाहिए, तब उसको हॉटस्पॉट माना जाएगा। और यह इंगित करता है कि इस क्षेत्र में ग्रह पर कहीं और उस तरीके के 1500 पौधे वो और पूरी पृथ्वी पर और कहीं पर भी नहीं पाए जाते हैं। इसको हम हॉटस्पॉट मान सकते हैं, इसको हम हॉटस्पॉट मान सकते हैं। इंग्लिश में मैं बताऊं आप लोगों को ये कैसे हम डिफाइन करते हैं हॉटस्पॉट्स को। अरे रे 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 भैया, क्या था हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी? पहला कैसे है, द एरिया मस्ट सपोर्ट एटलीस्ट 1500 वैक्यूलर प्लांट्स, है ना उसमें। और ये प्लांट्स कैसे होने चाहिए, एंडेमिक्स होने चाहिए। एंडेमिक्स कौन से होते हैं, ऐसे प्लांट जो किसी और एरिया में नहीं पाए जाते हैं, वहीं पर ही पाए जाते हैं, वो होते हैं एंडेमिक प्लांट्स। This indicates that the area must have a high percentage of plant life found nowhere else on the planet, यानी कि उससे ज्यादा उस तरीके के प्लांट्स जो है धरती पर और कहीं पर भी नहीं पाए जाते। A hotspot is considered as irreplaceable, यानी कि उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। क्षेत्र में दूसरा क्या प्रावधान है, इसका दूसरा क्या मानदंड है, क्षेत्र में 30% या उससे कम मूल प्राकृतिक वनस्पति शामिल होनी चाहिए, जो इंगित करती है कि इससे खतरे में, यानी कि वहां पर ऐसे 30% ऐसी मूल प्राकृतिक प्रजातियां होनी चाहिए। मूल प्राकृतिक वनस्पति क्या होती हैं, ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन, सिर्फ और सिर्फ वहीं पर पैदा होने वाली 30% वैरायटी होनी चाहिए। और इट मस्ट बी थ्रेटन का मतलब होती है वो विलुप्त होने वाली होती हैं, यानी कि वो क्या होनी चाहिए, खतरे की कगार पर है वो। फिलहाल दुनिया में 36 हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। हालांकि 36 हॉटस्पॉट मिलकर पृथ्वी की भूमि की सतह पर केवल 2.4% का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन ये दुनिया की आधे से अधिक पौधों की प्रजातियों को स्थानीय कमारी वाले के रूप में और लगभग 43 पक्षी, स्तनपायी, सरीसृप और उभयचर प्रजातियों को स्थानीय कमारी वाले के रूप में समर्थन देने में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये 36 हॉटस्पॉट पृथ्वी पर 2 अरब से अधिक लोगों की पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं और आजीविका प्रदान करते हैं। और इन 36 हॉटस्पॉटों में से 4 हॉटस्पॉट भारत में पाए जाते हैं। समझ में आ गया कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा जो है हॉटस्पॉट्स है फॉर द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के लिए हॉटस्पॉट कौन से हैं, ठीक है। और भारत में जो 4 हॉटस्पॉट्स हैं वो कौन कौन से हैं, चलिए उसके बारे में जानते हैं। पहला है हिमालय, इसमें संपूर्ण भारतीय हिमालय क्षेत्र जो कि पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार में पड़ता है वो भी शामिल है। यानी कि हिमालय जो भी पाकिस्तान में भी है, चीन में भी है, तिब्बत में भी है, नेपाल में भी है, वो इसमें शामिल आता है। पहला इंडो बर्मा, इसमें असम और अंडमान द्वीप समूह शामिल है। साथ ही म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और दक्षिण चीन को छोड़कर संपूर्ण उत्तर पूर्वी भारत इसमें शामिल है। संपूर्ण जो नॉर्थ ईस्ट है ना उसमें आता है। किस किस को, इसमें असम और अंडमान द्वीप समूह को छोड़ करके पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है वो इसमें आता है। किसमें, इंडो बर्मा हॉटस्पॉट में। सुंदर सुंदरलैंड्स में, इसमें निकोबार द्वीप समूह भी शामिल है। इसमें कौन सा, हमारा जो निकोबार द्वीप समूह है, और साथ में इंडोनेशिया भी शामिल है। और कौन शामिल है, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई और फिलीपींस। सुंदरलैंड्स, पश्चिमी घाट और श्रीलंका, इसमें संपूर्ण पश्चिमी घाट और श्रीलंका शामिल है। ये 4 हॉटस्पॉट्स हैं भारत के, इनके नाम आप लोगों को याद रखने हैं, ये नाम याद रख लेना। IUCN प्राकृतिक और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय ये एक संघ है जो दुनिया भर में प्रजातियों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है। IUCN हर देश में प्रजातियों की निगरानी के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण करता है।
सर्वेक्षण के आधार पर IUCN पौधों और जानवरों की विभिन्न श्रेणियों को वर्गीकृत करता है। यानी कि ये जो इसका क्या काम है, इसका काम है एक मिनट इसकी फुल फॉर्म बता देती हूँ मैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इसका नाम है। और इसका क्या काम होता है, ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेसमेंट ऑफ स्पीसीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में उनको देखता है कि कौन सी प्रजातियां जो है संरक्षण, किन प्रजातियों का संरक्षण किया जाना चाहिए। और ये क्या करता है, कंडक्ट फील्ड सर्वे टू मॉनिटर स्पीसीज इन एवरी कंट्री, हर कंट्री में कौन कौन सी स्पीसीज जो है डेंजर्स है, कौन कौन सी स्पीसीज हैं, कितनी वैरायटी की स्पीसीज है, उनके सर्वे वगैरह करता है। बेस्ड ऑन द सर्वे IUCN क्लासिफाई प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट कैटेगरीज, और सर्वे करके फिर उनको अलग अलग कैटेगरी में रखता है कि ये पौधा इस कैटेगरी में आता है, ये प्लांट इस कैटेगरी में आता है, ये एनिमल इस कैटेगरी में आता है। सरीसृप कैटेगरी का मतलब है ये मेडिसिनल प्लांट है, इस प्लांट का कोई भी वैल्यू नहीं है, या ये वाला जो है सरीसृप है, ये जो है आपका ये वाली प्लांट, ये वाली वैरायटी का है, स्पीसीज ये स्पीसीज है, तो उनको कैटेगराइज करता है। दिस इंफॉर्मेशन अबाउट करेक्ट current status of species is published by IUCN in रेड डाटा लिस्ट पब्लिकेशन। और फिर उन सब की कैटेगरी बना करके ये हर साल जो है वो डाटा पब्लिश भी करता है, जिसको बोलते हैं रेड डाटा लिस्ट पब्लिकेशन। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इस चैप्टर में अपना सेकंड जो है कंप्लीट कर ली है। सेकंड चैप्टर हमने, सेकंड पार्ट हमने किया ये वाली यूनिट का। ये बेसिकली आपकी 6th यूनिट को पहले दिया हुआ है, जिसमें हमें बायोडाइवर्सिटी पढ़ी है, और जो 5th यूनिट है उसको बाद में दिया हुआ है, तो ये स्टडी मटेरियल में थोड़ा सा हेर फेर है। वैसे मैंने आपकी सेकंड दो ये वाली यूनिट कंप्लीट कर दी है। अब नेक्स्ट वाली यूनिट जो है आपको बाकी की जो वीडियो है आई बटन में आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी की सारी वीडियो जो कहाँ पर है आप लोगों के लिए अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, तो आप एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी एंड प्रैक्टिस 2 वाली प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी, कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।